सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर 2023 में किसे उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा रघुबर दास को। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने रघुबर दास को उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया है। आपको मैं बता दूं, ये जो रघुबर दास हैं ये वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये 2014 से लेकर 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन अभी ये उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है, मैं आपको यही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं इनको त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया। ये तेलंगाना से हैं। तो इस प्रश्न में मैंने आपको दो अपॉइंटमेंट बता दिए, एक तो उड़ीसा के गवर्नर बन गए रघुबर दास और त्रिपुरा के गवर्नर बन गए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया? तो 153 और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और वैसे आपको बता दूं, इस साल के स्टार्टिंग में शायद फरवरी की ये बात है, अभी 8-10 राज्यों में बिल्कुल नए राज्यपाल बने थे। तो वैसे उनको याद करने का मैंने एक ट्रिकी वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं वो सारे नाम आप इजीली याद कर पाएंगे, देखते ही आपको याद आ जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब पे गवर्नर्स 2023 ट्रिक्स क्रिक एग्जाम। तो उन्हीं में से एक है ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये सिक्किम के अभी गवर्नर बने, और शिव प्रताप शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश के अभी गवर्नर बने। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 45। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 की, जिसको जारी किया है मर्सर ने, और इस बार ये इसका 15वां संस्करण है। तो भारत की रैंक है 45। कितने देशों में? तो 47 देशों की ये लिस्ट इन्होंने जारी की है, जिसमें भारत 45 नंबर पर है। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे नीदरलैंड है, दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे पे डेनमार्क है। अच्छा, नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम। और आपको पता है नीदरलैंड के हैग में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल कोर्ट का। तो पहले स्थान पे नीदरलैंड हो गया, भारत 45 नंबर पे हो गया, और सबसे आखिरी 47 नंबर पे अर्जेंटीना है। तो ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है कि देशों में जो पेंशन योजनाएं चल रही है वो कहां पर सबसे अच्छी है और कहां पर सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वरीयता इंडेक्स को लॉन्च किया था। आप जानते हो भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की थी? तो आंसर होगा 2015 में। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, तो 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना और देखना। जैसे कि अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है। 126 से याद आएगा, अभी भारत एक और इंडेक्स में 126 नंबर पर है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, लेकिन इसमें टॉप पे आइसलैंड है। और आइसलैंड एक और रैंकिंग में टॉप पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, लेकिन उसमें भारत 127 नंबर पे है, और इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हो गया, भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत 67 नंबर पर है, टॉप पे स्वीडन है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, भारत 161 नंबर पर है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत 131 नंबर पे है, टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है। वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 38 नंबर पर है। और अगर पूछे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत 40वें स्थान पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है, इसको जारी किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, भारत 111वें स्थान पर है, टॉप पे बेलारूस है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 नंबर पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। तो ये 2023 के टॉप मोस्ट इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज कराए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है RAS का एग्जाम हुआ था, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है, वहां पे ये हैप्पीनेस इंडेक्स वाला प्रश्न पूछा गया था, जो हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं इस लिस्ट में। तो ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो हर साल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक रोग है, और इसमें क्या होता है, हड्डी हमारी बहुत कमजोर हो जाती है। देखो, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी,
पोरोसिस का मतलब होता है कमजोर होना। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग में जो हड्डी होती है बहुत कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्की से अगर चोट लग जाए तो वो टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। और बात करें इस बार की थीम क्या है, बिल्ड बेटर बोन्स। अच्छा, यहाँ पे हड्डियों से संबंधित कुछ साइंस के प्रश्न हैं जो मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ये सभी प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिकेट्स रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। रिकेट्स, इसमें क्या होता है, वही हड्डी कमजोर हो जाती है और बच्चों के अंदर ये रोग होता है। और हड्डी से 3 तरह के प्रश्न बिल्कुल कॉमन बनते हैं कि मनुष्य की या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टीपेज है, ये कान में होती है। और पूछे मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये फीमर है, ये हमारे जांघ की हड्डी होती है। और पूछे मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी, ये फिबुला है, ये पैर की हड्डी होती है। और मैंडिबल, ये कहाँ की हड्डी होती है, तो हमारा जो निचला जबड़ा होता है उसकी हड्डी को कहते हैं मैंडिबल। उसी तरह से स्केपुला, ये कहाँ की हड्डी होती है, ये कंधे की हड्डी होती है। और स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2023 में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, तो आंसर होगा साइकी। तो अभी नासा ने साइकी नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया, फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। एक्चुअली में साइकी एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है, जो बहुत ही कीमती माना जाता है। इसमें कई सारा लोहा है, निकल और सोना वगैरह है। तो अभी नासा ने इसी की स्टडी के लिए ये जो मिशन लॉन्च किया है, इसी का नाम साइकी रख दिया, उस क्षुद्र ग्रह के नाम पे रख दिया साइकी। और आपको बता दूं, ये पृथ्वी से खोजा गया 16वां क्षुद्र ग्रह है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि नासा ने मनुष्यों को चांद पर उतारने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया, तो आर्टेमिस मिशन शुरू किया है। और उसमें एक महिला भी भेजेगा ये, जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच। वैसे क्षुद्र ग्रहों की बात हुई है, एस्टेरॉइड्स की, तो एक प्रश्न काफी एग्जाम में आता है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये किन के बीच पाई जाती है, तो ये मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। अच्छा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो अभी तक खोजा गया है वो कौन सा है, तो आंसर होगा सेरेस। ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अच्छा, एक काम करते हैं, वैसे नासा वगैरह को हम कई बार पढ़ते रहते हैं, आज हम कुछ अलग हटके करते हैं। तो आज मैं आपको सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूं। ये वो क्वेश्चन होंगे जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये रहे आपके सामने हमारे सौर ग्रह, सोलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, इनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। देखो, पहले तो ये प्रश्न आपको चित्र से पता लग रहा होगा कुछ चीजें कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, तो मरकरी है, जिसे आप बुध ग्रह बोलते हो हिंदी में। उसके बाद आता है विनस, जिसे शुक्र बोलते हो, ये सबसे गर्म है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ऐसा नहीं होगा जो सूर्य के सबसे नजदीक है मरकरी करके आ जाओ, नहीं, वो वीनस है जो दूसरे नंबर का है। और गर्म होने के कारण ये ज्यादा चमकदार होता है, इसीलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आप सुबह सुबह अपने छत पे जाकर के या शाम को अपनी छत पे जाकर के देखना, सुबह जाओगे तो पूरब की तरफ देखना, शाम को जाओगे तो पश्चिम की तरफ देखना, एक चमकदार तारा आपको बिल्कुल लास्ट तक दिखेगा। सुबह सुबह सबसे लास्ट तक ये दिखेगा और शाम को सबसे पहले ये दिखेगा, तो वो वीनस ही है। और इन दोनों से एक और प्रश्न बन जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो ये दोनों ही है, मरकरी और वीनस। ये प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अर्थ आ गई, उसके बाद आता है मार्स यानी कि मंगल, फिर आता है जुपिटर, बृहस्पति, याद रखना ये सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद सैटर्न आता है यानी कि शनि, जिसे रिंग प्लेनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि किस प्लेनेट को रिंग ऑफ प्लेनेट कहते हैं, तो शनि को। और इसमें कितने छल्ले हैं, 7 छल्ले हैं। और ये 7 छल्ले बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। और कई बार ये पूछ लिया जा सकता है आपसे कि सैटर्न यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो टाइटन है। और इसी तरह से ये पूछा जाता है, ये जो मार्स है इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, मीथेन गैस पाई जाती है यहाँ पे। इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोगोस और एक है डिमोस। और यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है, ओलंपस है। ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपने सुने होंगे। अच्छा, सौर मंडल की खोज किसने की थी, ये प्रश्न बेसिक प्रश्न है। तो 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने। और अगर आपसे पूछे ना कि कौन से वो 2 ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सारे कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब, और ये घूमते हैं पूरब से पश्चिम, मतलब उनके उल्टा, उल्टी दिशा में, तो आंसर होगा वीनस और यूरेनस यानी कि शुक्र और अरुण।
तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए, ये सारे एग्जाम वाले प्रश्न है भैया, ध्यान रखना इनको। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो कि चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो आंसर होगा अमित सरोहा और पारुल परमार। आपको याद है अभी एशियन गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था चाइना के हांगजाओ में, तो अभी वहीं पे ये चौथे पैरा एशियन गेम्स का भी आयोजन हुआ, जिसमें उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक 2 खिलाड़ी हैं, अमित सरोहा और पारुल परमार। आप जानना चाहोगे इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो अमित सरोहा हैं ये हरियाणा के डिस्कस थ्रोवर हैं और पारुल परमार ये गुजरात की बैडमिंटन प्लेयर है। अच्छा चलो, अब मौका मिला है तो एशियन गेम्स को हम पूरा रिवाइज करेंगे, और मैं आपको कई बार ये सारे प्रश्न रिपीट करा चुका हूं, तो अब जिन जिन को याद होते गए ना वो बोलते भी जाना। देखो एशियन गेम्स ये 2022 वाले हैं जो अभी 2023 में हुए थे। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? चाइना के हांगजाओ में हुआ। इसमें भारतीय टीम का स्पॉन्सर था अमूल, और इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक 2 जने थे। कौन? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सर है, इन्होंने सिल्वर जीता था, और हरमनप्रीत सिंह ये मेंस हॉकी टीम के कप्तान है। अब मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये भी देख लो कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश, ये मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर है। अब मैं आपको यहाँ पे जो टीम बता रहा हूं ना, उन टीम ने भारत के लिए गोल्ड जीता है, और मैंने साइड में ब्रैकेट में जो लिख रखा है वो उपविजेता है। एक बार स्टूडेंट ने मुझे पूछ लिया था कि इसमें गोल्ड तो भारत ने जीता है ना, ये आपने दूसरी कंट्री क्यों लिख रखी है? तो भाई आप जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देते हो, मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान नहीं देते हो क्या? तो अपनी आंखें भी खुली रखनी है और कान भी खुले रखने हैं। मैंने यहाँ पे उपविजेता वाली टीमें लिखी है, और यहाँ पे टीम लिख दिया, मतलब इन खेलों में तो भारत ने ही गोल्ड जीता है, और उपविजेता कौन है, यानी कि भारत ने किसे हराया, इसलिए मैंने उन टीमों को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको वो याद रहे। जैसे कि हॉकी टीम में ही बात करते हैं, तो इसमें मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, किसे हराया? जापान को हराया। लेकिन वुमेन्स हॉकी टीम ने क्या जीता? ब्रोंज मेडल जीता है। उसी तरह से क्रिकेट में बात करें तो पुरुषों ने भी और महिलाओं ने भी, दोनों ने गोल्ड जीता। लेकिन बात करें किसने किसको हराया, तो पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को हराया और महिला टीम ने श्रीलंका को। कबड्डी टीम ने भी गोल्ड जीता है, पुरुष वाली ने भी और महिला वाली ने भी। पुरुष वाली टीम ने किसे हराया? तो ईरान को हराया। महिला टीम ने हराया किसे? चीनी ताइपे को। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 से ज्यादा मेडल जीते। 100 का आंकड़ा ही हमने पहली बार पार किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे कि 100वां मेडल किसने जीता? तो महिला कबड्डी टीम ने जीता। दूसरा प्रश्न कि 100वां जो मेडल आया वो कौन सा था? गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रोंज था? तो वो गोल्ड मेडल था। 2 प्रश्न बन गए। देखो यहाँ से टेबल की बात कर लें तो भारत चौथे स्थान पे रहा। पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया है। भारत चौथे स्थान पे है। भारत ने गोल्ड 28 है, सिल्वर 38 है और ब्रोंज है 41। टोटल 107 मेडल है हमारे। कुछ इतिहास की बात, तो पहला एशियन गेम्स 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। भारत में 2 बार हो चुके हैं एशियन गेम्स, 1951 और 1982। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था कि दूसरी बार एशियन गेम्स भारत में कब हुए थे, याद रखना। और लास्ट वाले हुए थे 2018 में इंडोनेशिया में, अभी चाइना में हुए, और अगली बार 2026 वाले जापान में होंगे। तो ये लो एशियन गेम्स का जो भी बेसिक प्रश्न बनते हैं उस सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। तो इसी तरह से जब भी स्पोर्ट्स का प्रश्न आता है मैं बार बार आपको रिवाइज कराता हूं, और ये आपको रट जाएंगे, देखना। शर्त डेली करंट अफेयर्स आप देखते हो, मिस नहीं करना है बस। चाहे सुबह देखो, शाम को देखो, दिन को देखो, टाइम निकालो, कैसे भी निकालो, पर टाइम तो आपको निकालना है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में रिवर्स स्विंग नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अशोक टंडन ने। तो इस बुक का पूरा नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन बुक, जिसे लिखा है अशोक टंडन ने। और अभी से लॉन्च किसने किया? हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने। इस किताब में आजादी के बाद से ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन संबंधों में आए परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो इसको लिखा है अशोक टंडन ने। अच्छा, चेतना मारू का नाम न्यूज में था। इनकी एक बुक है वेस्टर्न लेन। ये भी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि 2023 बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया है इनकी इस बुक को, और ये भारतीय मूल की लेखिका हैं, इसलिए इनका नाम न्यूज में था। अभी 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो सलमान रुश्दी, इन्होंने बुक लिखी है विक्ट्री सिटी। राखी कपूर नाउ यू ब्रीथ नाम की बुक इन्होंने लिखी है, और इस बुक ने अभी गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता था। अभय के द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसको लिखा इन्होंने। पी ज्योतिमणि, ये मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। सज्जन सिंह यादव, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ नाम से बुक लिखी, जिसको लॉन्च किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने।
एज गुड एज माई वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा KM चंद्रशेखर ने। और रचना बिष्ट रावत बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम से बुक लिखी। अनुराग बेहर अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नाम से बुक लिखी। श्रीमंत कोकाटे ये प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं और इनकी अभी पहली अंग्रेजी बुक आई है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। नंदिनी दास कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नाम से बुक लिखी है इन्होंने। तो ये 2023 की कुछ टॉप 10 बुक्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ हुडको के नए CMD ये कौन बने? तो आंसर होगा संजय कुलश्रेष्ठ। तो अभी संजय कुलश्रेष्ठ इनको हुडको का नया CMD बनाया गया है। हुडको की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1970 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए CMD बन गए संजय कुलश्रेष्ठ इनका नाम है। बाकी अभी CBDT इसके अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ गया अभी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसके नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन, ये जरूर याद रखना। और अभी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं कौन? अरिंदम बागची। अच्छा, एक आध स्टूडेंट को डाउट था कि आपने तो कई बार बताया कि वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज है, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल बारीक सा अंतर है कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव तो रुचिरा कंबोज ही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, मैंने प्रश्न में भी आपको लिखाया है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आंसर होगा अरिंदम बागची। चलो यहाँ पे 2023 की कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे KN शांता कुमार। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन बने रजनीश कुमार। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बने सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम के अध्यक्ष बने राजेश नाम्बियार। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक बने डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अध्यक्ष बने R माधवन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी गीतिका श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD बनी परमिंदर चोपड़ा। कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया राजीव गौबा नाम है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के निदेशक बने प्रोफेसर गणेश कन्नबिरान। ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा आशुतोष शर्मा। तो अभी तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम था? युवराज सिंह के नाम था, पर अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? आशुतोष शर्मा ने। ये रेलवे के बल्लेबाज हैं और अभी इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया। इनसे पहले युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया था और आशुतोष ने 11 गेंदों में बना लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ अभी जो ICC वर्ल्ड कप चल रहे हैं। तो ICC मेंस वर्ल्ड कप ये भारत होस्ट कर रहा है। कौन से नंबर का है? 13वां नंबर का है। और इसका मैस्कॉट है क्रिप्टोवर्स, जिसके अंदर भी 2 शुभंकर हैं, एक महिला है एक पुरुष है। तो महिला शुभंकर का नाम ब्लेज है जो कि रेड कलर की है और बॉलर है, और जो पुरुष शुभंकर हैं वो टोंक उनका नाम है, ये बैट्समैन है और ब्लू कलर के, मैंने फोटो में भी आपको दिखा दिया। और अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था शाहरुख खान को, जबकि याद रखना ग्लोबल एम्बेसडर सचिन को बनाया। और इसका एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले। इसको गाया किसने? प्रीतम ने गाया। ये एंथम वाला सॉन्ग अभी 2 जगह पूछा जा चुका है। ये आप ही में से 2 अलग अलग स्टूडेंट ने मुझे बताया था। शायद एक तो एग्जाम में पूछा गया था और शायद कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया, ऐसा ही बताया था मुझे, इसलिए मुझे ध्यान है। और पहली बार जो ये ICC मेंस वर्ल्ड कप है ये कब हुए थे? 1975 में हुए थे इंग्लैंड में, उसको वेस्ट इंडीज ने जीता था। और आखिरी वाला ये 2019 में हुआ था जिसको इंग्लैंड ने जीता था। भारत इसको 2 बार जीत चुका है, 1983 में और 2011 वाला। और अभी आपको याद होगा यहीं पे हमने पढ़ा था कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाया है डेविड वार्नर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के भारत के खिलाफ बनाया। और अभी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। 7 शतक लगाए इन्होंने 19 पारियों में। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। और इसी के साथ सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गई है। 63 गेंदों में इन्होंने शतक लगा दिया। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ
अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया? तो आंसर होगा 2035। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होना चाहिए और इसको बनाने का लक्ष्य दिया, कब तक? 2035 तक बनाना है। और हमें मानव को भी चांद पर भेजना है, इसका भी लक्ष्य तय किया गया, 2040 तक भेजना है। वैसे आपको पता है अंतरिक्ष में पहले से एक स्पेस स्टेशन है, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसे कब स्थापित किया गया था? 1998 में अमेरिका और रशिया ने। लेकिन अभी नासा ने कह दिया इसे बंद कर दिया जाएगा, 2030-31 तक हम इसे बंद कर देंगे। वैसे चाइना ने भी अपना स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम रखा है तियांगोंग, और अब भारत ने भी कह दिया कि हमें भी बनाना है, कब तक? 2035 तक। अच्छा, गगनयान मिशन आपने पढ़ा होगा, ये हमारा यानी कि इसरो का पहला मानव मिशन है जो मानव को अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। इसी तरह से समुद्रयान मिशन भी आपको याद होगा, ये एक समुद्री मिशन है जिसमें भारत गहरे समुद्र में मिलने वाले खनिज पदार्थों और जलीय जीवों के बारे में स्टडी करेगा। समुद्र के अंदर जाएंगे हम, और कितना अंदर जाएंगे या किस, पहले तो ये ध्यान रखो किस वाहन का इस्तेमाल करके अंदर जाएंगे। तो उस वाहन का नाम है मत्स्य 6000। 6000 का मतलब क्या है? 6000 मीटर नीचे जाएंगे हम। अच्छा, इस तरह से हमारे 2 लक्ष्य आप और याद रखना। जैसे कि अगर पूछे कि भारत के कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य 2070 है और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनने का लक्ष्य ये 2047 है, तो ये भी ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये टॉप पर है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी एविएशन एनालिटिक फर्म है सीरियम, और अभी इसी ने वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग को जारी किया। इसमें बताया कि कौन सा एयरपोर्ट समय पाबंद यानी कि ऑन टाइम एयरपोर्ट है, टाइम पंक्चुअल है, टाइम का पंक्चुअल है। तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पे रखा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आपको बताइए बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा, इनको बेंगलुरु का संस्थापक ही तो कहा जाता था, और इन्हीं की तो स्टेचू का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, जिसको नाम दिया स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वैसे आपको बता दूं इस लिस्ट में टॉप 5 में 2 भारतीय एयरपोर्ट है। एक तो ये केम्पेगौड़ा हो गया पहले स्थान पे, और तीसरे स्थान पे जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपको मिलेगा हैदराबाद में। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना कि ऑन टाइम का मतलब क्या होगा। ऑन टाइम तो समझ में आता है ना कि टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल है, कि मतलब जो भी उड़ाने हैं वो निर्धारित समय से 15 में अंदर अंदर वो रवाना हो ही जाती है। हमारी ट्रेनों की तरह नहीं है लेट हो रही है 1-1 घंटा, आधा घंटा। जो उसका टाइम है उसके 15 मिनट के अंदर अंदर वो उड़ी जाएगी, चाहे आप पहुंचो या मत पहुंचो या कुछ भी कारण हो। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी बताओ किस भारतीय एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया था? तो आंसर होगा एयर इंडिया ने। और अगर मैं पूछूं कि गोपीनाथ बारदोला ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये असम में है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का ये पहला हवाई अड्डा बना था। और अगर पूछूं कि देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे ये कहां पे बनकर तैयार हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे। वैसे आप जानते हो गोवा में जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे रख दिया गया। और शिवमोग्गा हवाई अड्डा ये आपको कहां पे मिलेगा? कर्नाटक में, जिसका उद्घाटन किया था अभी मोदी जी ने। क्यों किया था, क्या खास बात है? तो ये कमल के आकार का इसका टर्मिनल है, शिवमोग्गा हवाई अड्डा इसका नाम है। वैसे अभी जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम भगत सिंह जी के नाम पर रख दिया गया था। और एविएशन मंत्री कौन है हमारे? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? और अगर आप में से वीडियो को कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नया स्टूडेंट हूँ और वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, सेशन अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक तो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और आपको सेशन भी पसंद आ रहा है। बस इसे अपने दोस्तों के साथ में आप आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट में बना करके दे रहा हूँ, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे बना करके मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी और भी दे रहे हैं या मुझसे भी अच्छा दे रहे हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी बना रहा हूँ और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन करते हैं, सेशन करेंगे फिर। तो पहला प्रश्न पूछा था किस राज्य में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। शिक्षा मंत्री जी ने चंद्र मिशन के लिए अभी किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? अपना चंद्रयान।
अभी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित कर दिया? बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं इसे। और कौन से वायरस से होता है? H5N1। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया? भोपाल। काटी बिहू महोत्सव मनाया गया असम में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ पे शुरू किया? हैती में। भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की? ब्रिटेन। और अभी किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया? पंजाब। इसरो ने स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया? विज्ञान भारती। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट के काला जेरा चावल को GI टैग मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।